अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज की रियल पाकिस्तानी नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, किडनी के जो अमराज हैं उनकी डॉक्टर हैं, SIUT से गुज़िश्ता 15 साल से वाबस्ता हैं, खुद भी सीनियर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। क्योंकि डेफिनेटली हम अपनी ज़िंदगी की तो बात करते हैं, लेकिन उसमें किडनी की जब बात होती है तो हम कहते हैं कि बहुत सारा पानी भी पीना है, लेकिन खुदा ना खास्ता जब इस तरह के मसाइल होते हैं तो हमारी रियल पाकिस्तानी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो हमारे साथ हमारी डॉक्टर साहिबा मौजूद होंगी, डॉक्टर नौशीन भट्ट साहिबा। तो आइए उनसे बात करते हैं और आज हम बहुत कुछ जान सकेंगे किडनी के हवाले से। तो उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, वालेकुम कैसी हैं सलाम। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई थैंक यू सो वेरी मच, आपने टाइम दिया। डेफिनेटली आप जो है माशाल्लाह से आपकी खिदमत जो है अभी जो सरअंजाम दे रही है SIUT में, और SIUT माशाल्लाह खुद एक बहुत बड़ा इदारा है। मैंने काफ़ी इंटरव्यूज कवर किए डॉक्टर दीप रिजवी साहब का और भी दीगर सीनियर्स डॉक्टर्स का। तो मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप जो है वहाँ पे सर्व भी कर रही हैं। तो पहला तो मुझे ये बताएं आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा वहाँ पे है? मैं वहाँ 2010 से हूँ और मैंने अपनी जो है वो नेफ्रोलॉजी की जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट वहाँ से की थी। फिर वो कंप्लीट करने के बाद मैंने वहीं पे अपनी सीनियर रजिस्ट्रारशिप की। अच्छा, वेरी और नाइस। जी और फिर एग्ज़ाम मेरा FCPS पार्ट 2 जो है 2019 में हुआ था और उसके बाद से मैं एज़ अ कंसल्टेंट वहाँ पे काम कर रही हूँ। तो बिल्कुल मैं मतलब इतनी सेटिस्फाई हूँ वहाँ से कि मैंने कहीं और जो है वो जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं किया। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ SIUT की ये लगती है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा ही है। फ्री ऑफ कॉस्ट विद डिग्निटी, यानी टेस्ट भी सब फ्री हैं, इलाज भी सब फ्री है। किसी मेडिकेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। और हर काम वहाँ पे मरीज़ों की खिदमत ऐसी होती है कि बिल्कुल वक्त पे फ़ौरन जो है ना, जो चीज़ हम चाहते हैं वक्त पे होती है, वक्त पे रिज़ल्ट आता है उसका। तो अर्ली इंटरवेंशन जो होती है, यानी कि जल्दी मर्ज़ की तशख़ीस भी होती है और जल्दी इलाज भी होता है। तो ये चीज़ जो है वो मैं क्योंकि दूसरे पहले हॉस्पिटल्स में काम कर चुकी हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है। तो मरीज़ों का जितना फ़ायदा वहाँ पर मैंने देखा है, इतना मैंने कहीं नहीं देखा। डेफिनेटली आप खिदमत खल्क इंसानियत की बात कर रही हैं, क्योंकि मैंने खुद कई दफ़ा विजिट किया SIUT को और मैंने देखा है कि वहाँ पे ऐसी ऐसी जगहों से पेशेंट आते हैं जो शायद मुझे पाकिस्तान के ऐसे इलाकों की जगहों के नाम भी नहीं पता, इंटीरियर सिंध से भी आते हैं और बड़ी तवक्कुआत और उम्मीदों के साथ आते हैं कि ज़िंदगी देने वाला अल्लाह है, इंसान की कोई औकात नहीं है, लेकिन वहाँ की जो डॉक्टर्स हैं वो दिन रात एक किए हुए होते हैं। बिल्कुल। तो मुझे आप ये बताएं कि SIUT में कहाँ कहाँ से पेशेंट्स आते हैं? और एक चीज़ मेरे ज़हन में बड़े इंपॉर्टेंट सवाल बार-बार आता है कि जितनी फैसिलिटीज़, जितने डॉक्टर्स और SIUT का भी दूसरा वो आप देख रहे हैं कि एक और आप लोग माशाल्लाह हॉस्पिटल उस पे भी काम कर रहे हैं। लेकिन उतने ही ज़्यादा पेशेंट्स हैं इंक्रीज़ हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि मर्ज़ की तशख़ीस जो होती थी पहले जिस तरीके से नहीं पता चलता था, अवेयरनेस नहीं थी लोगों के अंदर। वो बीमार होते थे तो वो हकीमों से और जो है वो दूसरे रूहानी मौलिज के पास चले जाते थे या नॉर्मल जो MBBS डॉक्टर हैं उनके पास चले जाते थे। और जब बिल्कुल ख़राब होने की कंडीशन हो जाती है, अक्सर लोग तो अस्पताल में पहुँच ही नहीं पाते, पहुँचने से पहले ही उनका इंतकाल हो जाता है और उनकी मर्ज़ की तशख़ीस ही नहीं हो पाती कि इंतकाल हुआ क्यों। तो अब जैसे-जैसे जो है वो टीवी के ऊपर, रेडियो के ऊपर और लोगों तक अवेयरनेस जा रही है कि लोग कुछ तो जो पढ़े-लिखे लोग हैं वो डायरेक्ट गुर्दे के माहिर के पास उनको पता चलता है तो डायरेक्ट वहाँ जाते हैं। तो इस वजह से जो है वो मर्ज़ की तशख़ीस जो है वो जल्दी हो रही है, वक़्त पे हो रही है तो सामने आ रहे हैं लोग। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो है वो पहले ये मर्ज़ नहीं थे या बढ़ गए हैं, पहले भी ऐसे ही था। हुँ। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी लोगों में। अच्छा, अवेयरनेस की आपने बात की, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि आप खातून हैं। अच्छा, अक्सर ये होता है हमारे यहाँ बहुत सारी खवातीन जो है ना मेल डॉक्टर्स की वजह से ज़रा पीछे हो जाती है। अब क्योंकि ऐसे पेशेंट मैंने देखा ना जो जिनका बैकग्राउंड ये है कि ज़्यादातर फैमिलीज़ पर्देदार खवातीन होती बिल्कुल। हैं और फिर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं होता, फिर वो थोड़ी शर्म हया वाला मामला भी आ जाता है। तो मुझे आप ये बताएँ कि किस तरह से खवातीन को वहाँ देखा जाता है? SIUT की बात कर रही हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अगर हम किडनी की बात कर रहे हैं, इसकी डिज़ीज़ की बात कर रहे हैं, तो ज़्यादातर कौन से जेंडर खवातीन में ज़्यादा ये मसाइल हैं या मर्दों में? किडनीज़ के जो मरीज़ हैं ना ज़्यादातर वो तो इक्वल रेशो ही है हमारे पास। ख़वातीन और मर्द का बिल्कुल इक्वल रेशो है। उसमें जो है वो बच्चों से लेके बूढ़े हर तरह के लोग जो है वो इस गुर्दे के अमराज़ में मुब्तला हैं। लेकिन गुर्दे का मर्ज़ कौन-सा किसको लाहक है वो डिपेंड करता है कि वो उसकी एज क्या है, उसका जेंडर क्या है। कुछ कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि ख़वातीन में ज़्यादा हैं, कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि मर्दों में ज़्यादा हैं। जैसे प्रोस्टेट के मसले मसाइल जो है वो मर्दों में ही होते हैं और ख़वातीन के अंदर जो है वो दूसरे पेशाब में जरासीम वाले मसले मसाइल बार-बार होना वो ज़्यादा उनमें पाया जाता है। बाकी शुगर, ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ हैं ज़्यादातर हमारे पास आपके पास उनके खवातीन हमारे ज़्यादा आती हैं, मेल ज़्यादा आती है? हमारे पास दोनों आते हैं। आपके हाँ, पास? बिल्कुल हमारे पास दोनों आते हैं, इक्वल रेशो से आते हैं। ख़वातीन का भी उतना ही जो है वो रश होता है जितना आदमियों का होता है। उसकी वजह मैं आपको बता दूँ। अब हमारे यहाँ जो है ना वो ख़वातीन हर शोबे में जा रही हैं।
खवातीन जो है वो डॉक्टर ज़्यादा बन रही हैं आदमियों के मुकाबले में। तो पहले जिन स्पेशलाइजेशन में खवातीन जाने से डरती थी, जैसे यूरोलॉजी है, लेकिन अब वहाँ पे खवातीन बहुत ज़्यादा आ गई हैं। और इसकी वजह? जो है उसकी वजह ये है कि अब पढ़ा लिखा जैसे जैसे जो है वो लड़कियां बढ़ रही हैं, उनको स्कोप नज़र आता है उसके अंदर कि हाँ उसमें जो है वो हमें जाना चाहिए, उसमें जो है खवातीन कम है। मरीज़ तो उतने ही हैं लेकिन उसमें डॉक्टर खवातीन जो है ना वो कम है। ज़्यादातर पहले खवातीन गायनी के शोबे में ही चली जाती थी, मेल्स थे लेकिन बहुत कम थे। अब जो है वो खवातीन हर शोबे में जा रही हैं, हर आप इस शोबे स्पेशलाइजेशन में जा मतलब रही हैं। क्या सोच के आगे, क्या वजह थी? मुझे शौक था, मैं जो है वो पहले मेडिसिन जब मैंने ली थी तो उस वक्त जो है वो मेरे टीचर्स थे जिनसे इंस्पायर होके मैंने ये सब किया था। वेरी नाइस। और मैंने टीचर का ज़ियाउद्दीन नाम भी से, ले लें आप? मैं बिल्कुल नाम आपको बताऊंगी, डॉक्टर इरफान अहमद खान जो है उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर थी। वो इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन वो हम बहुत सारे लोगों के लिए मेंटर हैं। डॉक्टर एजाज़ अहमद वोहरा, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी मेरे मेंटर थे। डॉक्टर महमूद जलानी है, वो अभी भी ज़ियाउद्दीन में अपनी सर्विसेज कर रहे हैं। तो मेरे बहुत ये जो टीचर्स थे उनसे इंस्पायर होकर मैंने मेडिसिन की, जबकि पहले शुरू में बचपन से मैं सर्जन बनना चाहती थी, लेकिन मेडिसिन में हाउस जॉब के बाद मुझे लगा कि मुझे मेडिसिन ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड देन उसके बाद फिर डॉक्टर सुंबुल नासिर ज़ियाउद्दीन में होती हैं, जब उनके साथ मैंने काम किया तो मुझे नेफ्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट हुआ और मुझे लगा कि ये एक सोचने की फील्ड है, इसमें सोचने का ज़्यादा है, इसमें जो है वो कैलकुलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हैं। और फिर जो है वो मुझे लगा कि ऐसी डॉक्टर जो है वो बनना चाहिए जिसमें सोचने का काम ज़्यादा हो और जो है वो नए नए चैलेंजेस सामने आए हर मरीज़ के लिए, जो है वो आप सोचें। अच्छा डॉक्टर साहबा, जिस तरह से आप कह रही थी कि हमारी जो ख़वातीन है बहुत ज़्यादा जो है इस फील्ड से, मेडिकल की फील्ड में आ रही हैं, नो डाउट, लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो फैमिली सपोर्ट भी होती है। नो डाउट मेडिकल पढ़ाई, स्टडीज़ की बात की जाए, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। तो मुझे ये बता दें कि इट्स सॉर्ट ऑफ मतलब हर चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है, तो आपको किसने सपोर्ट किया? क्योंकि फैमिली सपोर्ट हासिल होती है तो ही आगे बढ़ा जाता है। बिल्कुल, मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव, बहुत कोऑपरेटिव थे। उनकी ही ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूं और उनकी ख्वाहिश जो है वो मैंने पूरी की। और उन्होंने, मेरी मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर लेवल पे, क्योंकि जो है वो पढ़ाई इतनी मुश्किल थी कि उसके साथ जो है वो घर के काम इतने नहीं लड़कियां कर पाती हैं। और फिर उसके बाद जो है वो शादी के बाद भी ससुराल वालों का भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन था मेरे साथ। और मैंने जो है वो अपनी जो पोस्ट ग्रेजुएशन जो मैंने करी है, उसके बाद कंसल्टेंट बनने के बाद जो मैंने जॉब करी है बच्चों के साथ, जो है वो उसमें आपका बहुत ज़्यादा, आपके हस्बैंड का कोऑपरेटिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी फैमिली में। मेरे भाई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो उन लोगों ने, अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो मैं आज जो हूँ वो नहीं होती। अच्छा, क्योंकि मैं जब किडनी की बात करती हूँ सिर्फ किडनी में अमराज की नहीं होती, ट्रांसप्लांट भी होता है, फिर डायलिसिस, इट्स सो कॉमन। अच्छा, एक ज़माना ये होता था, बस अल्लाह रहम करे, ये मैं कोई भी बात करती हूँ, अल्लाह ताला सब पे रहम करे। पहले जब डायलिसिस की जब बात होती थी वो कहते थे इसकी ज़िंदगी ख़त्म है। जिस तरह पहले कैंसर का सुनते थे, कहते थे इसकी ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा ही है ना? अब मैंने देखा है माशाल्लाह से कि एक तो काफ़ी अरसा लोग जी लेते हैं, तो क्या अब एक्सेप्टेबल है? और क्या वाकई अब जो पहले जो तकलीफ थे, अमल था, ये उससे वो कम हो गया, जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है? और दूसरी बात, मैं आगे ट्रांसप्लांट का करूंगी लेकिन पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। डायलिसिस जो है वो पहले एक मतलब लोगों के ज़हनों में खौफ होता था कि बस अब तो डायलिसिस पे आ गए हैं तो अब मर ही जाएंगे। लेकिन ये जो है वो अब पिछले कुछ सालों में ये बात साबित हो गई है कि 15 साल 20 साल भी डायलिसिस के ऊपर मरीज़ बिल्कुल सही ज़िंदगी गुजारते हैं। हमारे पास 15-20 साल लाइफलाइन, 20 साल भी, मतलब 25 साल भी लोग जो है वो, मतलब मेरे पास ऐसे आ रहे हैं जो कि बचपन से जिनका डायलिसिस हो रहा है और वो उसके साथ उन्होंने अपनी पढ़ाई भी करी और फिर उसके बाद जो है वो जॉब भी कर रहे हैं। वो उनके जॉब की टाइमिंग्स इस हिसाब से सेट होती हैं कि जिस दिन उनका डायलिसिस होता है उस दिन वो 3 घंटे के लिए उसमें नहीं जाते, एप्लीकेशन लिख देते हैं। तकलीफ दे अमल ये होता है कि जो अगर डायलिसिस शुरू में जो है जब स्टार्ट होता है तो उसमें जो है वो आपको नलकी लगाते हैं गर्दन में या टांग में, तो वो थोड़ी उसकी कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन टाइम से अगर पता चल जाए, फिस्टुला बन जाए, फिस्टुला एक बटन होता है छोटा सा जो हाथ पे यहाँ और यहाँ बनाते हैं और उसके ज़रिए सुई लगा के डायलिसिस किया जाता है। उसको थोड़ा बहुत तकलीफ दे होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत उसकी हो जाती है। तो डायलिसिस में ये कि हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन, जब आपका 3 घंटे का डायलिसिस होता है, एक टाइम आपको रिक्वायर्ड होता है, वो आप ज़ाहिर बात है जॉब से या पढ़ाई से छोड़ के वो सब आप उसमें जो है वो जाते हैं। और फिर दवाइयाँ, फिर खाने पीने में एहतियात, पानी का इस्तेमाल जो है वो उसके मुताबिक करना पड़ता है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ज़ाहिर सी बात है मुतासिर होती है मरीज़ की, लेकिन ये है कि एक उम्मीद होती है कि इलाज मर्ज़ नहीं है, इसका इलाज है, इसके बाद जो है वो आप ज़िंदगी बिल्कुल गुजार सकते हैं, शादी भी करते हैं लोग, बच्चे भी होते हैं उनके, बिल्कुल फैमिली भी होती है उनकी। तो ये एक बहुत मतलब अच्छी चीज़ है कि एक्सपेंसिव है क्या डायलिसिस? डायलिसिस जो है वो प्राइवेट सेटअप में अगर आप करवाएं तो बिट एक्सपेंसिव, मतलब आपका
कम से कम मेरे ख्याल में 4,000 और ज़्यादा से ज़्यादा आजकल एवरेज जो चल रहा है वो 8,000 एक सेशन का, और हफ्ते में और 2 ऐसा तो यूटी कम से बिल्कुल ये कम, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ जब कॉस्ट है। चाहे जाके करवा लें आपका। जी, उसमें मतलब टाइम आपको लेना पड़ता है, अपॉइंटमेंट मिलता है, अपॉइंटमेंट के हिसाब से डायलिसिस होता है। और जो है वो उसमें रश हमारे पास बहुत ज़्यादा है मरीज़ों का, लेकिन हमने डायलिसिस सेंटर्स अपने दूसरे भी बनाए हैं। कराची में ही हमारे 5 माशाल्लाह डायलिसिस सेंटर हैं। एक गुलिस्तान जौहर में हमने खैरुन्निसा के नाम से बनाया है। एक ये SIUT का ही है जी, सारा? SIUT का है, वेरी और हर नाइस। जगह जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक हमने रीजेंट प्लाज़ा पे बनाया है, एक जो है वो अच्छा, कोरंगी में रीजन बनाया प्लाजा है। की आपने बात की, क्या वो मतलब ऑपरेशनल है, मतलब उसको जी, वो ऑपरेट स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे जो है वो डायलिसिस से स्टार्ट हो गया है, ओपीडी से स्टार्ट हो गई हैं, और कुछ यूरोलॉजी के प्रोसीजर से स्टार्ट हो गए हैं। अब आहिस्ता-आहिस्ता हम वहाँ पे अपना प्रोग्राम जो है वो एक्सटेंड करेंगे, पहले वार्ड बनाएँगे, फिर आईसीयू और इमरजेंसी इंशाल्लाह बनाने का इरादा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, हम अब एक और जो बात है ट्रांसप्लांट, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने विजिट किया, मैंने वहाँ पे चीज़ें स्टोरीज कवर की हैं, इतनी सक्सेसफुल स्टोरीज हैं ट्रांसप्लांट की, मतलब लोग अभी भी घबराते हैं, लोग अभी भी शायद एक्सेप्ट नहीं करते कि ट्रांसप्लांट हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ ऐसा यूटी की मैं बात करना चाहूँगी, वो हमेशा आपको इनकरेज करते हैं कि देखें, जिसकी ज़िंदगी है, आप प्लीज़ अपना जो है कोई भी ऑर्गन, जो भी बात है, बिल्कुल। वो डोनेट कर दिया करें। अभी तक इस पे काम भी किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि जो है वो हमने स्टार्ट जब किया था, उस वक़्त जो है वो हमारे पास जो है वो डिज़ीज़्ड ऑर्गन भी थे। मतलब ऐसे लोग जो कि जिनका कोई रिश्ता नहीं था गुर्दा लेने वाले से, लेकिन जो है वो उन्होंने वसीयत की थी कि हमें कुछ हो जाए, या उन्होंने अपनी फ़ैमिली को बोला हुआ था कि तो हमारा गुर्दा जो है वो दे दिया जाए। और फिर उनका जो गुर्दा जिनको लगा है वो अभी तक माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रहे हैं वो लोग। 25-25 साल ट्रांसप्लांट को हो गए हैं, बिल्कुल उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी है। ट्रांसप्लांट का जो होता है फ़ायदा वो ये होता है कि आप डायलिसिस में जो दिक्कत है, जाने आने की 3-3 घंटे जो ज़ाया हो रहे हैं, उससे बंदा बच जाता है। वो एक नॉर्मल लाइफ गुज़ारता है। शुरू में बस मेडिकेशन ज़्यादा उसको खानी पड़ती हैं ट्रांसप्लांट के बाद, लेकिन उसके बाद जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता जैसे टाइम गुज़रता है, शुरू के 3 महीने में जैसे अगर ज़्यादा दवाइयाँ हैं, फिर वो कम होते-होते वक़्फ़ा उनका 1 साल के बाद वो बिल्कुल ना होने के बराबर, बस 2 दवाइयाँ खानी होती हैं, और अपनी पढ़ाई भी जारी कर सकता है बंदा, जॉब भी कर सकता है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। हम जो है वो पाकिस्तान में जो लॉ है वो यही है कि जो है वो आपका जो डोनर है वो आपका रिश्तेदार होना चाहिए। उसमें आपके सगे ये वालिदैन लॉ हो है सकते हमारा। हैं, बहन-भाई हो सकते हैं। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आप खुद भी एक्सपर्ट हैं किडनी के हवाले से, सारी अमराज को देखती हैं बहुत सारे चीज़ों में, डेफिनेटली हम ट्रांसप्लांट की भी बात कर रहे हैं, दीगर चीज़ों को भी। मुझे ये बताएं, खुद अपनी किडनी की कितना ख्याल रखती हैं, और हमारे जो देखने वाले वो किस तरह से ख्याल रख सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो पानी का इस्तेमाल। आपका जो है वो आपके हाइड्रेशन अगर अच्छी है, आपकी स्किन भी अच्छी है, आपकी सेहत भी अच्छी है, मैदा भी अच्छा है, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका गुर्दा है। क्योंकि गुर्दे के जो है वो जैसे पथरी का मसला है, बहुत सारे अमराज ऐसे हैं, पेशाब में बार-बार इन्फेक्शन होना, वो इसी वजह से होता है कि लोग पानी कम पीते हैं। और रमज़ान में भी जो है वो मतलब यही कहा जाता है कि जो है वो अगर आप सहरी जो है वो उसके बाद, क्योंकि इफ्तार तक आप पानी नहीं पी रहे, तो फिर इफ्तार के बाद जो है वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। तकरीबन आपको जो है वो 8 से 10 ग्लास पानी जो आपकी रूटीन के हिसाब से जो है वो आपको पीना चाहिए। आप कितने ग्लास सुबह पानी उठ के पीती हैं? मैं 6 ग्लास तो कम से कम पीती देखिए ना, सुबह पहले उठ के, आपसे हाँ, तो पूछा बिल्कुल। जाए। और नाश्ता जो है वो अपना आप टाइम पे करें। नाश्ता अगर आप टाइम पे करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप उल्टी-सीधी चीज़ें जो है वो नहीं जैसे खाएँ, जंक फूड्स नहीं खाएँ, और उनका ये किडनी इस्तेमाल पे जो है असर वो पड़ता है? बिल्कुल किडनी पे असर पड़ता है। आपकी जो ग़िज़ा होती है ना, आपकी ग़िज़ा में सब्जियाँ और फल जो है उनका इस्तेमाल ज़रूरी है। उससे विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, और उसमें गोश्त का इस्तेमाल भी एक मुनासिब मिक़दार में होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो गाय का गोश्त या चर्बी वाली ग़िज़ाएँ जो होती हैं, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल आपकी जो है वो खून की पतली शरियानों में जाके जमा होता है, और वो ब्लड प्रेशर, शुगर और ये सब चीज़ें जो है ना, यही ज़्यादातर गुर्दे ख़राब कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि आप जिस तरह से बता रही हैं, मुझे आप ये बताएं, एक बड़ा अच्छा आपने लिक्विड की बात की। अब फॉर सपोज आपने कहा पानी ज्यादा पीना चाहिए, पानी तो पानी होता है। अब हम कहते हैं कि पानी लिक्विड होता है, लिक्विड आप किसी भी फॉर्म में लिया जा सकता है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, फॉर सपोज कोई और ड्रिंक्स ले ली जाए, कोई हेल्दी ड्रिंक्स ही हो जाएं, चाहे वो फ्रूट्स में भी आपके पता लिक्विड होता है, क्या ऐसा लेने से, ऐसी चीज जो मैं आपको बता रही लिक्विड और दीगर XYZ लेने से, क्या वो पानी की जो कमी क्या उससे पूरी हो सकती है किडनी के लिए, या पानी ही पानी पीना? नहीं, पानी में सब चीज़ें आ जाती हैं, और फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल जो है वो करें, वो ज़्यादा अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो कम इस्तेमाल करें, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स जो है वो उनमें नुकसान और दूसरी चीज़ों के जो है वो उसमें ज़्यादा हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, तो उसके लिए जो है वो मना करेंगे। ठीक है। या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो होती हैं। और अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने जब पानी की बात कर रहे थे, तो मैं अगर जो क्योंकि मैं खुद भी रनिंग करती हूँ, हम तो 42.2 किलोमीटर करते हैं,
तो ऐसे जो स्पोर्ट्स में होते हैं तो उनके लिए फिर पानी को ज्यादा ही लेने की जरूरत है। पानी का इस्तेमाल ऐसा ही है, जो लोग सारा दिन बैठे हुए हैं ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उनका चलना फिरना इतना नहीं है, उनको प्यास भी कम लगती है, तो उनमें पानी इतना ज़्यादा वो लोग पीते भी नहीं है, क्योंकि पानी जिस्म की एक ज़रूरत है। और जो है वो एक नेचुरल एक मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने बनाया थर्स्ट का, यानी प्यास आपको उसी वक्त लगती है जब आप पानी जो है वो कम पीते हैं, तो आप नेचुरल आपकी बॉडी जो पानी मांगती है। और जो बहुत ज़्यादा अच्छे धूप में सारा दिन लोग काम कर रहे हैं, देहात में भी हैं, शहर में भी हैं, खड़े हुए हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, तो वो सारे दिन बेचारे धूप में खड़े हुए तो हैं, उनको ज्यादा पानी की जरूरत होगी। एथलीट्स हैं, हाँ। उनको पानी बहुत ज्यादा अच्छा, पीना एक होगा। और मैंने कहीं पढ़ा था, नमकियात वाला पानी, क्योंकि नमक भी जाया हो रहा है उनका Got it. स्वेट में। अच्छा, एक और जगह किसी ने बात ये छेड़ दी थी कि कुछ लोग क्रेजी हो जाते हैं पानी को रखते हुए, तो इंटेक ज्यादा ही हो जाता है, तो क्या ज्यादा पानी पीना भी वो भी नुकसानदेह है? बिल्कुल, ज्यादा पानी पीना भी नुकसान ये बता दे। कुछ ऐसा ही होता है। हो जाते हैं ना कि पीते हाँ, ये भी एक बीमारी होती है, इसको साइकोजेनिक पॉलीडिप्सिया पॉलीयूरिया बोलते हैं। उसमें जो है वो मरीज उसका वो स्टिमुलस जो होता है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, तो पेशाब भी इतना ज्यादा आता है, फिर उसका नुकसान जो होता है कि एक्सेसिव नमकियात आपके जिस्म से जो जरूरी होते हैं वो भी निकलना शुरू हो अच्छा, जाते got हैं। it. हाँ, तो वो फिर आप देखें आपका जो है वो इनटेक जो है वो 3 लीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए नॉर्मल आदमी का, 2 से 3 ये भी लीटर। मेंशन है कि ज्यादा भी बिल्कुल। नहीं होना चाहिए। देखिए, खुदा की ये हर बिल्कुल। चीज बैलेंस्ड है। हाँ, अच्छा, जिस तरह से मुझे आप ये बताएं, क्योंकि हम बात करते हैं SIUT की, और SIUT में मैंने कहा ना कि मैं गई हूँ तो वहाँ मुख्तलिफ तरह के लोग, मुख्तलिफ स्टोरीज मैंने देखी हैं। आपका अपना कोई ऐसे एक्सपीरियंस? देखिए, मैं तो वहाँ पे बस इंसान, अल्लाह कहता है रहम करे, अल्लाह ताला इस वक्त से बचाए, तो डेफिनेटली काफी दिल बड़ा भी करना पड़ता है ना। जो जो लोग का, मैंने एक ऐसा बच्चा भी देखा था, जो पता है, मैंने वहाँ पे एक बच्चा देखा है जो माँ उसकी दोनों किडनी, छोटा मासूम से प्यारा सा बच्चा था, उसकी माँ साथ बैठी हुई थी, और डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, SIUT के डॉक्टर साजिद सुल्तान थे, उन्होंने कहा कि ये माँ बैठी हुई इस वजह से कि उनका वो किडनी वो चेक करते हैं ना कि मैच करती है नहीं, इस उम्मीद पे बैठी है कि मेरे बच्चे के साथ मैच कर जाए और बच्चे को जिंदगी मिल जाए। इस तरह की वहाँ मैंने चीजें देखी हैं। तो आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस वहाँ गुजरा हो और आपने बड़ा मुश्किल होते हैं बचपन में जिनका ट्रांसप्लांट जो है वो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो बड़े होकर ऐसा नहीं कि बिल्कुल, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बचपन में जब गुर्दे ख़राब हो जाते हैं ना, जैसे हाइट आपकी उतनी नहीं बढ़ पाती है, आपकी बॉडी फिजिक वैसी नहीं हो पाती है, और ट्रांसप्लांट अगर फ़ौरन हो भी जाता है तो उस तरह से नॉर्मल आपकी हाइट बिल्ड वो सब चीज़ें नहीं हो पाती। मगर हाँ, उनकी सोचने समझने की सलाहियत वही होती है, वो पढ़ लिख जाते हैं, कुछ बन भी जाते हैं ज़िंदगी में। सक्सेसफुल स्टोरीज बिल्कुल हैं, बहुत सारी हैं। आपको कुछ ऐसे एक्सपीरियंस रहा हो? क्योंकि मैंने कहा ना, वहाँ पे आप इंसान भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस उम्मीद पे बैठे हुए हैं जिनका कोई डोनर नहीं है, जैसे माँ है, बाप है, ब्लड ग्रुप अगर किसी का मैच नहीं हुआ या कोई इसी वजह से वो नहीं दे सकता है गुर्दा, तो वो अगर कोई और अपना किसी का जो है वो ऐसे एक्सीडेंट से डेथ हो गई, तो हमारे यहाँ इस तरह की लाइव एग्जांपल जो है वो मौजूद है। डॉक्टर महर की जो है बेटे की हुई थी, और उन्होंने जो है वो अपना बेटे का दोनों गुर्दे, क्योंकि उनके ब्रेन डेथ हो गई थी, उनके बचने के चांसेस नहीं थे वेंटिलेटर पे, तो 2 मरीजों को उनका जो है वो एक ही रात में बंदोबस्त हो गया जिनका कोई डोनर नहीं था। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, डॉक्टर दीप रिजवी पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, हम सब उनके फैन हैं माशाल्लाह, जिन इतना काम किया है। SIUT का नाम जहाँ नाम आए वहाँ डॉक्टर दीप रिजवी साहब का नाम आता है। तो आपका कैसे एक्सपीरियंस है, कैसी उनके साथ यादें, कैसी चीजें, कैसा तजुर्बा रहा है उनके साथ? मैं तो SIUT में जो टिकी हूँ, यकीन करें, मैं डॉक्टर दीप की, हसन रिजवी की वजह से टिकी हूँ। मैं उनकी इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ, इतना रिगार्ड करती हूँ, और मैंने इनको अपना मेंटर जो है वो बनाया है। और मैं जब SIUT में आई थी, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और उन्होंने खुद पर्सनली मेरा इंटरव्यू किया, और इसके बाद जो है वो कहते थे कि कोई भी मसला हो SIUT में तुम बस मुझे बताओ, और वही हुआ कि उन्होंने हमेशा हर स्टेप पे मुझे हेल्प आउट किया। और उन्होंने मतलब वो अपने डॉक्टर्स को जो अच्छा काम करते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिगार्ड भी करते हैं, रिस्पेक्ट भी देते हैं, और जो है वो उसमें जिस तरीके से भी वो काम करते हैं हम लोग उनको फॉलो करते हैं। तो मुझे जो है मतलब उनको देख के, उनका काम देख के मैं इतनी ज़्यादा इंस्पायर हुई कि मुझे लगा कि मतलब दिस इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, कि नेफ्रोलॉजी में इससे अच्छा इंस्टीट्यूट जो है वो कोई भी नहीं है पूरे एशिया में। जो है सबसे बेस्ट डायलिसिस हमारे पास है, ट्रांसप्लांट सबसे अच्छा हमारे पास है, और फिर सबसे बड़ी बात, ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ सब फ्री हैं। वहाँ पे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स के लिए खाना, चाय, हर चीज़ आती है। इतना मतलब उन्होंने हाइजीनिकली, मतलब साफ़ सुथरा हर चीज़ जो है वो बनाई हुई है, और जिस तरह का सिस्टम सर ने बनाया है ऐसा मैंने किसी हॉस्पिटल में उन्होंने नहीं देखा। हमें भी विजिट करवाया था, उन्होंने कहा ये बिल्कुल। देखें, यहाँ पे हमारा डॉक्टर भी खाना खाएगा,
अगर कोई सफाई करने वाला वो भी यहीं बिल्कुल। पर बैठ के खाए, कोई डिफरेंस उन्होंने है। नहीं रखा है। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्योंकि माशाल्लाह से ये इस्लामाबाद में भी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें एज अ स्पीकर आपको इनवाइट किया था, काफी डिफरेंट कंट्रीज यू नो जी जी, एशिया की पाकिस्तान। डिफरेंट कंट्रीज थी सब। अच्छा, जी। तो वो कैसे एक्सपीरियंस था आपका? और वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे जो सीनियर उस ज़माने में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर फ़ज़ल अख्तर हैं, डॉक्टर एजाज़ अहमद हैं, ये हमारे सीनियर हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे जो है वो सपोर्ट किया। डॉक्टर फ़ज़ल अख्तर ने मुझे जो है उसमें नॉमिनेट किया था एज अ स्पीकर, और मैंने अपना एक प्रोजेक्ट था जो कि जेनेटिक्स के साथ जो है वो मिलके यूरिनरी मार्कर्स के ऊपर था, कि ट्रांसप्लांट के रिजेक्शन के मार्कर्स, और वो डॉक्टर दीप ने मुझे वो काम दिया था, और वो मैंने सारा काम जो है वो लैब में खुद किया था। वो मैंने वहाँ पे प्रेजेंट किया था, और उस मौके पे मैंने अपने फादर को भी बहुत मिस किया था, कि वो देखते तो बहुत खुश होते। वेरी नाइस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डेफिनेटली एक तो आप डॉक्टर हैं, एक फीमेल भी हैं, कैसा लगता है एज अ डॉक्टर और खुद की नुमाइंदगी, मतलब एक तो आप फीमेल की विमेन एम्पावरमेंट की भी बात आ जाती है ना, आप एक खातून को भी एक पाकिस्तानी खातून को रिप्रेजेंट कर रही है, तो कैसा लगता है? क्योंकि एक अच्छा इमेज आता है कि आज की औरत बहुत कॉन्फिडेंट है और हर फील्ड में काम कर रही है, क्योंकि आपने अभी बताया फीडबैक आपको मिलता है, तो कैसा, हाउ यू फील दैट? बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ़ख्र महसूस होता है, और जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो डिसीजन लिया था, जो मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया था, वो बिल्कुल सही था, और अच्छा हुआ कि मैं किसी और फील्ड में नहीं गई, क्योंकि ये ऐसी फील्ड है, ये बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड है। इसमें जो है वो आप लोगों की दुआएं लेते हैं, और आपके बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि कैसे हो जाते हैं आपको नहीं पता चलता, और फिर पता चलता है अच्छा वो किसी की दुआ थी जिसकी वजह से ये काम हुआ। तो ये इंसानियत की खिदमत है, और इसे ऐसे ही करना चाहिए, बेलॉस होके, और मटेरियलिस्टिक हो। मतलब डॉक्टर्स तो बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मतलब कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे पेशे को बदनाम किया हुआ है। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर कोई भी इस फील्ड में आ रहा है, लड़का है या लड़की है, तो वो ये सोच कर आए कि मैंने इंसानियत की खिदमत करनी है, और जो है वो इंसानियत का मतलब ये है कि उसमें फिर कास्ट, क्रीड, कल्चर, ये सब चीज़ें नहीं हैं कि मैं सिर्फ मुसलमान को देखूंगा या मैं सिर्फ जो है वो पंजाबी को देखूंगा, ऐसा नहीं है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, तो ह्यूमैनिटी इज़ अबव एवरीथिंग, और ये मुझे मेरे मेंटर्स ने, मेरे टीचर्स ने मुझे यही सिखाया है, और मैंने यही चीज़ जो है वो फॉलो की है। वेरी नाइस। अच्छा, क्योंकि आप मदर भी हैं, बच्चे भी सामने बैठे हुए हैं आपके, ठीक है ना, बड़ी अहम जिम्मेदारियां भी हैं उनको कैसे देखती हैं? क्योंकि ये तो चले ठीक है, क्योंकि आपका पैशन भी है, प्रोफेशन भी है, करना है, और इंसानियत भी है, क्योंकि बाकी जो अहम जिम्मेदारी जिसका अल्लाह ने सबसे पहले आपसे पूछना है, तो उसका बताएं किस तरह से मैनेज करती हैं? अच्छा, मुझे बच्चे बहुत पसंद थे बचपन से, और मैं जो है वो चाहती थी कि मेरे बच्चे हों। अल्लाह ताला ने जो है वो रहमत भी दी, अल्लाह ताला ने बेटा भी दिया, बेटी कितने भी बच्चे दी। माशाल्लाह? 3 बच्चे मेरे माशाल्लाह। बड़ा बेटा 10 साल का है, और फिर 8 साल की बेटी है, और फिर सबसे छोटा 5 साल का है माशाल्लाह। साइज तो छोटे हैं अभी काफी, जी, तो कैसे करती हैं मतलब? मैंने जो है वो बहुत बैलेंस रखा है अपनी जो है वो फैमिली लाइफ को भी, और जो है वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी। और मैंने शुरू में जो है वो टाइम अपनी फैमिली लाइफ को थोड़ा ज़्यादा दिया, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ मैंने जो है वो अपनी मतलब ये सोचा हुआ था कि मुझे करना है, मुझे इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये इतनी बड़ी डिग्री है कि इसके बाद जो है वो आप इसको अगर ज़ाया कर दें तो ये एक अल्लाह ताला की तरफ से भी एक नाशुक्री है, और ये नुकसान है हमारी कौम का। तो मुझे जो है वो दोनों चीज़ें लेके चलना था, और मैंने जो है वो जब जहाँ फैमिली को ज़्यादा टाइम देने का था तो उस वक्त फैमिली को दिया, जहाँ अपने प्रोफेशन को ज़्यादा टाइम देने का था उस वक्त प्रोफेशन को दिया, और मैं बैलेंस करके ये सब चीज़ें जो है वो चल रही हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, आपसे बात करके बेहद मज़ा भी आया, पता भी नहीं चला। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे अपने प्रोग्राम में जो है वो इनवाइट किया और एनी इतनी टाइम। रिस्पेक्ट दी। मैं भी बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ, और बहुत मुझे आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत Thank शुक्रिया, एंड हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। Thank जी नाज़रीन, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी डॉक्टर नौशीन भट्ट साहबा, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और देखी ज़िंदगी बहुत अच्छी, बहुत हसीन है, और सेहत जो है ना वो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, और इंसान को तब पता चलता है जब वो बीमार होता है, सच्ची सी बात है। तो क्या ज़रूरी है कि आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाए? हमें नहीं जाना डॉक्टर के पास। और अभी क्योंकि हम किडनी की बात करें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अभी हमने ये बात भी उठाई कि लाइफ जो बड़ी बैलेंस्ड है ना, पानी की भी एक मकदार है जो आपने रोजाना डेली लेनी है, ना ज्यादा ना कम। वो डॉक्टर साहब ने बता दिया कितने ग्लास आप लोगों ने पीने। इसी बात के साथ अपना बेहद ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।